कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम पे मैंने जो हम लोग ने डिस्कशन किया था प्रेसिडेंट्स पे डिस्कशन किया था हमने कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो उनकी कौन कौन से मेन उनके लिए प्रावधान हैं और क्या उनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके संबंध में आर्टिकल वगैरह उस पर डिस्कशन किया था। आज किस पे करें? आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स और शेड्यूल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट्स हैं, मतलब भाग है और मेनली उसकी जो, हाँ ठीक है, अनुसूचियाँ। मेनली जो मूल संविधान के 22 भाग या जो अभी संशोधन वगैरह करके 25 से कुछ हो गए हैं, हाँ जी। और उसके अलावा जो शेड्यूल कह रहे हैं ना, ठीक है, शेड्यूल पे और पार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके भी जो फैक्ट हैं, क्योंकि वो भी लगभग मुझे लगता है कि हर कोई आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, फैक्ट भी उसमें पूछे जाते हैं, तो फैक्ट बेस्ड ही टॉपिक है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो शायद आप लोगों के लिए भी वो फायदेमंद साबित हो। ठीक है, तो क्या करें, उसी तरीके से पूछने वाला करें या फिर कुछ नॉर्मल डिस्कशन करें आज? नॉर्मल डिस्कशन करते ठीक है, हैं। नॉर्मल डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट करें? शेड्यूल से करते हैं। शेड्यूल से स्टार्ट। अच्छा ठीक है, तो जैसे आप बताओ, चलो कितने शेड्यूल है अभी हमारे वहाँ संविधान में? करंटली हमारे 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, अनुसूची इंडियन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 12 हैं, और मूल संविधान जब हमारा बना था उस समय हमारे जो शेड्यूल थे या अनुसूचियाँ थी वो 8 थी। ठीक है, 4 जो अनुसूचियाँ हैं बाद में जोड़ी गई, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान क्या होता है? मूल संविधान वो था कि जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, हाँ, 26 प्रारंभ में। नवंबर ठीक है, 1949 तक, इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थे। ठीक हो गया। मतलब जब हमने संविधान सभा ने जो हमारा संविधान का निर्माण किया, उस समय हमारी जो अनुसूचियां थी वो 8 थी। उसके बाद समय के अकॉर्डिंग, यानी समय के साथ साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें हमें मतलब चाहिए था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है या मतलब बहुत कठोर है, ना ही बहुत लचीला है, एक प्रकार से मिक्सचर है हमारा। ठीक है, मतलब ईजिली उसमें हम संशोधन भी नहीं कर रहे हैं और ना ही बहुत मतलब टफ तरीका है यहाँ पे संशोधन करने का। तो हमने समय के अकॉर्डिंग अपना ऐसा संविधान रखा कि आने वाले भविष्य में हम उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारे जो शेड्यूल हुए हैं वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी कितने? 12 हैं। तो आप मुझे बताओ पहले शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल 1 में हमारा यूनियन और इसकी टेरिटरी है और ठीक है, नेम, यानी अभी जैसे 28 हमारे स्टेट और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी हैं, वो अभी पहले अनुसूची में हैं। और 8 में आप लोगों को भी पता ही होगा, आपको भी पता ही है, जैसे दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है। पहले ये अलग थे, इन दोनों को एक कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे जम्मू और कश्मीर जो था पहले एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, दोनों जो है सेपरेट यूटी में, यानी लद्दाख जो है उसके साथ और जम्मू कश्मीर 2, यानी 8 यूटी जो है हमारे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली, चंडीगढ़। इसके अलावा 3 हमारे कहाँ हैं, साउथ में, वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, हाँ, अंडमान निकोबार, और पौंडीचेरी और एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पूरा एक हो गया। ठीक है, तो ये 8 हमारे, इसके अलावा 28, तो इसका प्रावधान पहली अनुसूची में है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा आप बताइए, जैसे सबसे जो बड़ी यूटी है एज मतलब एरिया की वजह के साथ, वो कौन सी है? सबसे बड़ी यूटीज हमारी लद्दाख है, एरिया के अकॉर्डिंग। और जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ये अभी 2023 में हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 की निकली है, उसमें भी आप लोगों ने भी देखा होगा, लक्षद्वीप में जो है परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा अपने आप में फॉरेस्ट है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है या कभी आने वाले एग्जाम में पूछेगा, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है परसेंटेज वाइज। और स्टेट में कहाँ है? अगर स्टेट पूछता है, मिजोरम में। यानी अगर आपके दोनों ऑप्शन आते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट किस अपने आप में जगह है, तो लक्षद्वीप, और स्टेट का नाम देता है और लक्षद्वीप का नहीं देता तो मिजोरम होगा। ठीक है, और वैसे अगर नॉर्मली देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? नॉर्मली अगर हम फॉरेस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें है। तो सबसे ज़्यादा आपका परसेंटेज वाइज ही पूछेगा अभी तो हम लोग, क्योंकि इस पे डिस्कशन है। ठीक है, तो ये अगला बताइए, अब सेकंड अनुसूची में क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है? सेकंड शेड्यूल में हमारे आते हैं एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन वेतन और भत्ते। पेंशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पद होते हैं पदाधिकारियों के, उन ठीक है, उनसे ठीक है। related। तो सेकंड में जो वेतन भत्ते वगैरह जो है हमारे संवैधानिक जो पद हैं, लाइक राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा स्पीकर हैं, हमारे जज वगैरह हैं, यानी न्यायाधीश वगैरह, इनके वेतन भत्ते आते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या आता है, थर्ड शेड्यूल में? थर्ड शेड्यूल में आता है हमारा ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, जो शपथ वगैरह का प्रावधान है वो थर्ड में है। एंड फोर्थ में बताऊंगा। ठीक है, फोर्थ में क्या है, जो राज्यसभा की जो हमारी सीट है, यानी किस स्टेट को राज्यसभा के लिए कितनी सीट अलॉट होंगी, वो हमारा फोर्थ शेड्यूल में बताएगा। और इसका आधार क्या है?
इसका आधार उनका पॉपुलेशन है, के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और आप लोग भी जानते हैं क्योंकि सभी स्टेट की जनसंख्या समान नहीं है, तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है वो भी डिफरेंट है। आप तुरंत आपको हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को जो है सीट आवंटित की गई है, वो 31 है। दूसरे में महाराष्ट्र को सीट आवंटित की गई है लगभग 19 आई थिंक ना, 19 के समथिंग है। इसके अलावा तमिलनाडु एंड अपने आप में वेस्ट बंगाल, ये टॉप स्टेट हैं जिनकी राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है, यानी सर्वाधिक यूपी की हैं, उसके बाद आपके अपने आप में महाराष्ट्र की हैं, देन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल और बिहार और वेस्ट बंगाल के आई थिंक 16 है, और शायद तमिलनाडु के 17। एग्जैक्टली डेटा मैं नहीं जा रहा हूँ, बट आपका अगर सीरीज में क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए भी कभी आने वाले एग्जाम में या हम कभी कोई अदर एग्जाम दें तो उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। 5th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, वो बेसिकली 5वीं जो अनुसूची है उसमें कई ऐसे राज्य हैं, लगभग 10 राज्य हैं, उनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें 10 स्टेट बेसिकली हैं। अगर आप 10 स्टेट की ओर जाते हैं तो 10 स्टेट में हमारे हिमाचल प्रदेश, आपको कैसे याद करना है, देखो याद करने का तरीका आपको मैम बताएंगी, आपको मैं नाम बताता हूँ, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, गुजरात है, देन महाराष्ट्र है, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, और तमिलनाडु, अपना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 10 स्टेट ऐसे हैं जिसपे हमारे 5वें जो शेड्यूल है उसका प्रावधान लागू होता है। तो मैम बताएंगी कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसको तो हम मैप के अकॉर्डिंग ही याद कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा मैप हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे हो गया, उसके बाद हमारा आएगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब वेस्ट के इलाके का, वेस्ट के, क्योंकि ये चीजें जो हैं बेसिकली मैप से ही कवर होते हैं। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाता। आप जैसे आपने नाम याद किए, आपने नाम देखिए, मैप को एक प्रकार से ट्रेस करना पड़ेगा आपको। आप क्या करेंगे, हिमाचल से होते हुए वेस्ट की ओर जाइए, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, 4 स्टेट आपने ये कवर कर दिए। देन आप मिडिल इंडिया में आइए, मध्य भारत में आइए, आप मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को कवर कर लीजिए, और उसके बाद जब आप हल्के साउथ की ओर जाते हैं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, सही है ना। इसके अलावा 6th शेड्यूल में भी हमारा कुछ प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची में भी हमारा शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिसके अंदर हमारे 4 स्टेट आते हैं। अब यही है 4 स्टेट है। बहुत बार प्रश्न भी पूछा जाता है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक आरओ का एग्जाम हुआ था यहाँ पे, इसके अलावा आने वाला अपर पीसीएस से कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में लागू होती है। अब इसको याद कैसे करना है, बेसिकली कई तरीके होते हैं अपने अपने। अगर आप मैप में देखोगे, आप सबसे इंडिया के जो ईस्ट साइड के स्टेट हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, इन 3 को छोड़ दीजिए। 7 सिस्टर आपने पढ़ा होगा, 7 बहनें जिसको कहते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जिसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड एंड मणिपुर आते हैं। इनमें जो आप लास्ट के ईस्ट वाले, सबसे ईस्टर्न पोर्शन पे हैं, जो एक शेड्यूल में ऐसे खड़े हैं, आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल तरीके से, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन 3 को छोड़ दीजिए। इन 3 के अलावा जो शेष बचे 4 हैं, तो उनमें क्या है, 6ठी अनुसूची लागू होती है। तो मैम आपको पता होगा ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची किन राज्यों में लागू होती है, ठीक है। तो वो राज्य हैं हमारे असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। वेरी गुड, यही हैं, और बाकी हमने 3 छोड़ दिए जो सबसे ईस्ट की ओर हैं, ठीक है। इसके बाद 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में क्या चीज़ है आप लोग सभी जानते होंगे, हमने भी इस पर डिस्कशन किया था। जो हमारी संघ सूचियां हैं, यानी संघ सूची मतलब क्या होती है, जिसमें हमारा संघ कानून बनाया, यानी केंद्र सरकार कानून बनाता है। और दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची भी कौन कानून बनाते हैं। तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसपे दोनों ही कानून बनाते हैं, यानी और दोनों कानून बनाएंगे, और बाई चांस दोनों के कानून में विरोधाभास उत्पन्न होता है तो किसका कानून माना जाएगा, संघ का। तो केंद्र किन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगा, लगभग अपने आप में 90 कुछ इसमें सब्जेक्ट हैं, 100 ऐसे, वो ऐसे डेटा पूछेगा नहीं, मुश्किल से पूछेगा, बट फिर भी। और दूसरा राज्य सूची है, तीसरा समवर्ती सूची। किस विषय में कौन कानून बनाएगा, इसका प्रावधान 7th शेड्यूल में किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा, एक ऐसा शेड्यूल है, एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसपे जो कहीं मेंशन ही नहीं है इन 3 सूचियों में, न वो संघ, रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं उसको। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब जैसे उसका मेंशन ना संघ सूची में होगा, ना राज्य सूची में होगा, ना ही अपने आप में किस में होगा, वो समवर्ती सूची में। तो ऐसे सब्जेक्ट अगर कभी सामने आते हैं, उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। इनके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि तो स्पेस पे, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द रेसिडुअरी पावर। इस पे जो है हमारा कौन बनाता है, अवशिष्ट चीजें। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई मैम? अवशिष्ट शक्तियां हमने ले रखी हैं ऑस्ट्रेलिया से। अवशिष्ट ली है कनाडा से, थोड़ा सा आप इसमें फंबल कर गई, कनाडा से ली है। अवशिष्ट मतलब होता है कि ऐसे पार्ट जो हमारे, अवशिष्ट मतलब जो ऐसी चीजें जो हमने कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, हो जाता है, वो करेक्शन करने से मतलब है, ठीक है।
गलती नहीं होगी तो सुधारेंगे कैसे, ठीक है। तो जो अवशिष्ट पार्ट है वो कनाडा से लिया गया है, और इसमें जो आर्टिकल याद है आपको इसका? यस, आर्टिकल है 249 46। ये भी आप थोड़ा सा अवशिष्ट शक्तियां जो है मैम उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर जा रही है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि 246 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है, ये हमने कनाडा से ली गई है। जो मैम बता रही है 249, उसमें क्या प्रावधान है, राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषयों को केंद्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा क्या कर सकती है बच्चों, जो अपने आप में राज्य सूची के सब्जेक्ट है उसको केंद्र सूची में डाल सकती है, वहां का घोषित कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल बताइए। 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं, और ये करंटली अभी हमारे 22 लैंग्वेज हैं। स्टार्टिंग में जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में, इसमें 14 ही लैंग्वेज थी। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे और करंटली हमारी लैंग्वेज 22 लैंग्वेज है, शेड्यूल 8 ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने जो नया जोड़ा वो सिंधी को जोड़ा था, ठीक है, वो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा 1967 में। उसके बाद हमने उसमें 3 और जोड़ी, जिसके अंदर क्या आती है, एक तो अपने आप में नेपाली, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमने जोड़ी नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी हमने 71वें संविधान संशोधन से 1992 में, ठीक है। तो उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आ गई। इसके अलावा फिर हमने उसमें क्या किया, संशोधन किया, उसमें 4 नई भाषाएं और जोड़ी, और वो थी बोडो, मैथिली, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो है, मैथिली है, डोगरी और संथाली। ये किससे जोड़ा था हमने? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से हमने बाकी ये जो भाषाएं हैं संविधान में हमने 8वीं अनुसूची में जोड़ी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इनमें से कौन सी एक 22वीं मतलब 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। अब कई बार बच्चे याद करने की सोचते हैं, देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैप पकड़िए, ये ध्यान रखिए कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। कोंकणी है, जैसे कोंकण तक गोवा के आसपास बोली जाती है। संथाली है, संथाल परगना जैसे बिहार और झारखंड का जो इलाका है। इसके अलावा मैथिली भी कहीं वहीं बोली जाती है। बोडो अपने आप में कश्मीर के इलाके में बोली जाती है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे मैप में ट्रेस करके तो आपका बन जाएगा। और ऑप्शन क्या देता है, कौन सी नहीं, अंग्रेजी लिख देगा या अपने आप में नीचे कोई साउथ का लिख देगा, तो ध्यान रखना इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 9वीं अनुसूची आती है, जो 9वीं अनुसूची पहली अनुसूची थी जो हमने नई जोड़ी, यानी पहला संविधान संशोधन ही हमारा इसीलिए हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन संविधान में किया गया था। उसके अंदर हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें क्या सब्जेक्ट है वो बताइए। इसमें हमने 9th शेड्यूल हमने ऐड किया था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, और इसमें हमने लैंड रिफॉर्म को हटा दिया था, मतलब भू सुधार से संबंधित है बेसिकली जो है लैंड जमींदारी सिस्टम को हमने इसमें अबॉलिश कर दिया था, खत्म। एक्चुअली क्या है, जब हम आजाद हुए थे, जो ब्रिटिश लैंड सिस्टम था वो बहुत ही एक प्रकार से जमींदारी व्यवस्था बहुत ऊपर चले गई थी। किसान और जो काश्तकार थे उनके पास जमीन की बहुत कमी थी। तो जब हमने आजाद हुए तो हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद हमने पहला काम ये किया कि जो लैंड रिफॉर्म करना है, भू सुधार करने हैं, वही करना है। अब पता था सरकार को कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा, तो पहले ही इसमें क्या कर दिया कि पहली जो ये 9th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट डालेंगे आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों पहले 2007 के आसपास एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉस में ऐड हुए हैं वो ओपन है जुडिशियल रिव्यू के लिए। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद पहली अनुसूची में 9th शेड्यूल में आप जो सब्जेक्ट डालोगे वो न्यायालय में आप उसको क्या कर सकते हो, रिव्यू के अंदर आ सकते हैं, न्यायालय उस पर अपना रिव्यू कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो आज की डेट पे कंडीशन क्या है, अपडेट जो है आप 9वीं अनुसूची न्यायालय के विचाराधीन रह सकती है, ठीक है, ये इसमें मैटर है, आप इसको जानते हैं। 10वीं अनुसूची आती है, दल बदल कानून के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया, यानी दल बदल के आधार पर सांसद जो होते हैं या राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको अयोग्य घोषित करने का जो प्रावधान है वो दल बदल 10वीं अनुसूची में आता है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से हमने इसको जोड़ा था, ठीक है। तो आपको पता होगा दल बदल जो कानून है इस पे अंतिम निर्णय किसका रहता है? दल बदल कानून पे अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर का होता है, सेंटर और अगर पे राज्य में होगा तो राज्यसभा के स्पीकर स्पीकर। क्या ये न्यायालय के अंदर जा सकते हैं, मतलब इस पर रिव्यू कर सकती है हमारी जो न्यायपालिका है, इस पे रिव्यू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। अब इसको करने लग गए, रिव्यू भी होता है। 11th शेड्यूल आता है जिसमें हमारा किस चीज का प्रावधान है, पंचायतों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची हमने बाद में जोड़ी, इसमें 29 सब्जेक्ट रखे हैं पंचायतों के लिए कि पंचायत इन विषयों
पे कानून बनाएगी। और अंतिम आती है आपकी 12वीं अनुसूची, जो 12वीं अनुसूची उसमें नगर पालिकाओं के लिए क्या है अपने आप में प्रावधान किया गया है, यानी नगर निकाय क्षेत्र जो है, चाहे नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषदें जो है, इनके लिए जो है 12वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है और ये बाद में जोड़ी। ठीक है, ये 12 अनुसूचियां थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। एक बार क्विकली हम आपको पार्ट्स भी बता देते हैं संविधान के मुख्य भाग। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, तुरंत होगा। ठीक है, भाग 1 बताइए। भाग 1 में है यूनियन और इसके टेरिटरी, यानी राज्य और उसके संघ क्षेत्र। ठीक है, पहले में। भाग 2 में आपका है नागरिकता। भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। भाग 4 में आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ, यानी संघ की कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। इसका टोटल जो प्रावधान है भाग 5 में किया गया है। इसके अलावा जो भाग 6 आता है उसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका या राज्य की न्यायपालिका आती है, अर्थात राज्य से संबंधित जो चीजें आती है वो भाग 6 में आती है। भाग 7 क्या था? भाग 7 को हमने अभी, वो वैलिड नहीं है, वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हटा दिया, उसको हटा दिया। इसमें ठीक है, आर्टिकल 248 था जो अभी करंटली नहीं है। ठीक है, इसके 238। इसके अलावा जो आता है अपने आप में भाग 8 आता है कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए, जो अपने संघ क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है, उसके लिए भाग 8 है। इसके अलावा भाग 9 आता है जिसके अंदर हम पंचायतों का प्रावधान करते हैं। भाग 9 का ए आता है जिसके अंदर हम नगर पालिका, नगर परिषदों का प्रावधान करते हैं। भाग 9 का बी है जिसके अंदर हम सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्णन करते हैं। 9 का बी है। ठीक है, भाग 10 में क्या है? शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष उपबंध है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है हमारे वहाँ, उसके लिए विशेष उपबंध है। भाग 11 में क्या है? ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है भाग 11 में। इसी के तहत भाग 12 आता है, उनके बीच फाइनेंशियल, आई थिंक ना, केंद्र और राज्य के बीच फाइनेंशियल जो रिलेशन है वो भाग 12 में रखा गया है। इसके बाद भाग 13, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित भाग 13 है। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में है सिविल सेवाएं जो भी होती हैं, सिविल सर्विसेज, यानी जो हमारी लोक सेवाएं हैं उसका प्रावधान किया गया है। और एक 14 का ए भी है जिसके अंदर ट्रिब्यूनल है। ठीक है, ट्रिब्यूनल जो होते हैं, प्राधिकरण जो होते हैं हमारे, वो भाग 14 के ए में रखा गया। इसके लिए एक आर्टिकल भी 323 का ए, जिसके अंदर जो प्रशासनिक अधिकरण है, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी, इनके सेवा संबंधी मामले या इनके बीच जो विवाद होते हैं उसके फैसला सुनाने का काम ये करता है, भाग 14 का ए। भाग 15 में हमारा क्या है? इलेक्शन कमीशन भाग 15 में है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे नए बने, कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र कुमार हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं हाल ही में, करंट अफेयर से लिंक करता है और हमारे 26वें नंबर के हैं। ठीक है, भाग इसके बाद कौन सा था? 16 में जो प्रावधान किया गया है, जो हमारे कुछ विशेष वर्ग है, चाहे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी वर्ग है, इनके लिए कमीशन वगैरह, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान का हमने इसमें रखा है। ठीक है, भाग 17 में आता है हमारा राजभाषा। ठीक है, भाग 17 में हमारा राजभाषा आएगा। भाग 18 में क्या आएगा? भाग 18 में हाँ, हमारा जो आपातकाल से संबंधित सिस्टम है वो भाग 18 में आता है। इसमें 3 आपातकाल, जैसे राष्ट्रीय आपात की स्थिति है 352 नंबर का आर्टिकल, या राष्ट्रपति शासन है 356 नंबर का आर्टिकल, या अपने आप में वित्तीय जो आपात है 360 नंबर का आर्टिकल, वो इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, भाग 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपका, वो मिसलेनियस वगैरह। भाग 20 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान है, यानी संविधान में जो संशोधन करना है उसके लिए हमने भाग 20 रखा है। संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और इसमें जो आर्टिकल है वो कौन सा है बताइए आप? इसमें आर्टिकल है 368, यानी 368 नंबर के आर्टिकल से हम संशोधन करते हैं। ठीक है, भाग 21, भाग 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा आपको होगा, और आप लोग अगर पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा। हम इसी तरीके से, क्योंकि देखिए ये ज्ञानवर्धक चीज ही है, आपको कहीं ना कहीं एक नॉर्मल डिस्कशन से आपको क्या होगा, सुनने में बहुत मजा आएगा। वो बोरिंग स्टडी भी जो होती है, आप उसी तरीके से पढ़ाओ तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का मन नहीं लगता। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो इससे भी आपका क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वी होप कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। आप इसको एक बार सुनना, फिर बताना कैसा लगा। थैंक यू।